निषाद ने ट्वीट किया, कांग्रेस पार्टी पर लगाया गंभीर आरोप। यूपी में ओवैसी का पीडीएम वाला चक्रव्यूह, राहुल अखिलेश बचेंगे या बीजेपी का होगा नुकसान। कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा अभी सिर्फ ट्रेलर है, मौज मस्ती करने के दिन पैदा नहीं हुए। यूपी में कानून व्यवस्था है चुस्त और दुरुस्त, अपराधी और माफिया है परस्त। एयर विस्तारा संकट पर डीजीसीए का बड़ा फैसला, रोज देनी होती है लेट उड़ान की जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। मैं हूं आपके साथ अनुष्ठा। वक्त है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का। उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों की माने तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे पहले उनके कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन अब सपा अध्यक्ष चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। बताया जा रहा है कि ऐसे में पार्टी इस सीट से प्रत्याशी के नाम को लेकर मंथन करने में जुटी हुई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज से बूथ प्रभारी के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में कन्नौज से प्रत्याशी को लेकर चर्चा की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चचेरे भाई तेज प्रताप को टिकट दे सकते हैं। कन्नौज में चुनाव प्रभारियों के साथ होने वाली बैठक में उनके नाम पर विचार किया जा सकता है, जिसके बाद से इस फैसले पर अंतिम मुहर लग सकती है। पिछली बार कन्नौज सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी के सुब्रत पाठक से हार गई थी। इसके बाद उन्होंने मुलायम सिंह के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर हुए चुनाव में जीत हासिल की थी और सांसद बनी थी। इससे पहले खबर थी कि अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव को रामपुर लोकसभा सीट से उतार सकते हैं, लेकिन आजम खान इसके लिए राजी नहीं थे। उधर कन्नौज से सपा कार्यकर्ता चाहते हैं तो अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़े, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में सपा अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने अपने करीबी नेताओं को ऐसे संकेत दिए हैं कि तेज प्रताप यादव सपा संस्थापक मुलायम सिंह के बड़े भाई राजवीर सिंह यादव के बेटे हैं और साल 2014 में मैनपुरी सीट से सांसद रह चुके हैं। इसके बाद उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। तेज प्रताप का लालू यादव से भी संबंध है, वो उनके दामाद हैं। लालू यादव की बेटी राजलक्ष्मी यादव उनकी पत्नी है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने पार्टी छोड़ दी है। मंगलवार को उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस का भी दामन थाम लिया है। अजय निषाद ने बीजेपी छोड़ने के साथ ही मुजफ्फरपुर से टिकट कटने पर छल का आरोप लगाया था। एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को टैग किया है और अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी है। अजय निषाद ने एक्स पर लिखा कि आदरणीय जेपी नड्डा जी के द्वारा छल किए जाने से क्षुब्ध होकर मैं पार्टी से सभी पद से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। दरअसल अजय निषाद ने पहली ही पार्टी छोड़ने के संकेत दिए थे। उन्होंने एक्स हैंडल पे अपने नाम के बाद मोदी परिवार को भी हटा दिया था। कांग्रेस में शामिल होने से पहले मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से मुलाकात की थी। इस मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने मजाकिया अंदाज में अजय निषाद को लेकर कहा था कि जिस व्यक्ति का जन्म ही 2 अक्टूबर को हुआ हो, वो अब तक बीजेपी में क्या कर रहे थे पता नहीं। कांग्रेस मुख्यालय में बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से भी मौजूद रहे। उन्हें मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद रहे अजय निषाद और उनके पिता की उपलब्धि का जिक्र किया। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी ने मुजफ्फरपुर से अजय निषाद का टिकट काट दिया है। यही वजह है कि वह नाराज चल रहे थे। ऐसे में अब माना यह जा रहा है कि कांग्रेस के टिकट पर वो मुजफ्फरपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिगुल बज गया है। सभी दल चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियों में तेज हो चुकी हैं। इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल कमरेवादी के नेता पल्लवी पटेल ने एक नए मोर्चे का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के सामने पिछड़ा, दलित और मुसलमान का नया फॉर्मूला पेश किया है। ओवैसी की नजर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक को साधने पर है। वहीं इस बार
ओवैसी के साथ पल्लवी पटेल भी खड़ी हैं। ऐसे में पीडीएम का फॉर्मूला बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया अलायंस दोनों के सामने चुनौती बन सकता है। ओवैसी और पल्लवी पटेल का नया मोर्चा उस समय बना जब पहले चरण की 8 सीटों का नामांकन खत्म हो चुका है। वहीं दूसरे चरण की 8 सीटों का नामांकन 4 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। ऐसे में तीसरे मोर्चे बाकी बची 5 चरणों की 64 सीट पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकता है। तीसरे मोर्चे पर अभी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, कितनी सीट पर पल्लवी पटेल चुनाव लड़ेंगी, कितनी सीट पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी, अभी साफ नहीं है। मोर्चे से बीजेपी के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। माना जा रहा है कि मोर्चा बीजेपी के पिछड़े और दलित वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। वहीं ओवैसी इंडिया अलायंस के मुस्लिम वोट को काट सकते हैं। हाल ही में यूपी में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर फूट पड़ गई है और समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल की पार्टी को लोकसभा सीट में 3 सीट देने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि अपना दल से उनका गठबंधन 2022 में न था न कि लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम 2017 में यूपी की 48 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उसे एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। पार्टी को महज 4% वोट ही मिले थे, लेकिन उसने नई सीट पर सपा के उम्मीदवार के वोट कटने का काम किया था। पार्टी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन संभल में किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाने के साथ ही विपक्षी दलों पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों का बिजली का बिल 0 हो गया। इसके लिए प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा कार्यक्रम के तहत आपके घर को छत को सौर ऊर्जा लगाई जाएगी। आपके घर का बिल 0 हो जाएगा। 10 साल में जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना है। मोदी मौज मस्ती करने के लिए ही नहीं, मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। 10 साल में जो विकास हुआ है वो केवल ट्रेलर है, अभी तो देश को बहुत आगे लेकर जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के टुकड़े करने वालों को टिकट दिया था। कांग्रेस ने विभिन्न रावत का अपमान किया था। इसके देशभक्ति की बात गलत नहीं उतरती है। कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में इतना धंस गई है कि देश के लिए सोच ही नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर सियासी वार करते हुए कहा कि विपक्ष वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्यों हो गए, आग लगने की बात करने लगे। ऐसे में लोग चुन चुनकर साफ करने दो, इस बार इनको मैदान में मत रहने दो। कांग्रेस के बड़े नेता ने दक्षिण भारत को अलग करने की बात कही। आप बताइए, देश के टुकड़े करने वालों को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? रुद्रपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनता मोदी मोदी के नारे लगा रही है। देवभूमि का आशीर्वाद मेरी शक्ति है। जब भी उत्तराखंड की धरती पर आता हूँ मुझे बड़ा सुकून मिलता है। हमें उत्तराखंड को विकसित बनाना है, उत्तराखंड को आगे लेकर जाना है। मैं देवभूमि के ध्यान से ही धन्य हो जाता हूँ। सौभाग्य है कि मैं तुमको शीश नवाता हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से पार्टी के स्टार प्रचारक को चुनाव प्रचार में उतारने के लिए कह रहे हैं। जीत की हैट्रिक लगाने को लेकर पार्टी के दिग्गज नेता जनता से मुलाकात कर रहे हैं और दनादन रैलियां भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज यानी कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि भारत एक श्रेष्ठ भारत की गति से आगे बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव के ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में कहा कि साल 2014 में पहले भारत में अराजकता होती थी, लेकिन अब भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की गति से आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता था, लेकिन अब सभी सुरक्षित हैं। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था है, चुस्त दुरुस्त, अपराधी और माफिया पस्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ पीलीभीत में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में कहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान दंगों के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब हमने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बना दिया है। आज हमारी सीमाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, देश में सुरक्षित माहौल है। सीएम योगी ने पीलीभीत में दावा किया कि अब कोई नौजवान पलायन नहीं करता और कोई बेटी अपने आप को डरा हुआ नहीं समझती। ये नया भारत है और नया उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। आज 2024 में हमारी सरकार, तब दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए
बीजेपी पूरी तरीके से तैयार दिख रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता एक के बाद एक चुनावी सभा कर रहे हैं और जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी पार्टी के नेता जनता से कई वादे कर रहे हैं। पिछले 10 साल में उनकी पार्टी ने जो काम किए हैं वो गिनवा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पीलीभीत की जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश में अब किसान आत्महत्या नहीं करता, नौजवान पलायन नहीं करता, बल्कि अपना स्टार्टअप शुरू करता है। क्रू मेंबर्स के उपलब्ध न होने के अलावा कई अन्य कारणों से विस्तारा की अलग अलग फ्लाइट में हो रही देरी को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कंपनी को एक आदेश दिया। इसके तहत अब एयरलाइंस कंपनी को रद्द करने और लेट होने वाली उड़ानों को लेकर अपने यात्रियों और डीजीसीए को रोज जानकारी और डिटेल्स देनी होगी। विस्तारा को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि CR सेक्शन 3 सीरीज M पार्ट 4 के प्रासंगिक प्रावधानों, बोर्डिंग से इनकार, उड़ान रद्द होने और उड़ानों में देरी के कारण एयरलाइंस की ओर से यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का अनुपालन किया जा सकता है या नहीं, जैसे पहले से सूचना, यात्रियों को रिफंड का विकल्प, मुआवजा आदि। मौजूदा स्थिति को देखते हुए डीजीसीए अधिकारी भी CAR के इन नियमों का पालन करने और यात्री असुविधा को कम करने के लिए स्थिति की निगरानी करेंगे। टाटा ग्रुप की ओर से संचालित विस्तारा एयरलाइंस की पिछले एक हफ्ते में करीब 100 फ्लाइट या तो रद्द हुई हैं या देरी से उड़ी हैं। सोमवार को ही 50 से ज्यादा फ्लाइट प्रभावित रही। विस्तारा का कहना है कि पायलट और कैबिन क्रू की कमी के चलते ये संकट है। स्थिति यही रही तो आने वाले मंगलवार और बुधवार को भी करीब 80 फ्लाइट कैंसिल या देरी से उड़ान भर सकती हैं। फिलहाल एविएशन मंत्रालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए विस्तारा से विस्तृत जवाब मांगा है। दरअसल टाटा के एयर इंडिया को पिछले साल खरीद लिया था। अब एयर इंडिया में एयर विस्तारा के विलय की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में इसे मौजूदा संकट के लिए बड़ा कारण माना जा रहा है। विस्तारा एयरलाइन के कर्मचारी भी इस बात को लेकर चिंता कि मर्जर के बाद उनकी सैलरी में कटौती हो सकती है। ऐसी स्थिति में चालक दल की अनुपलता और विमान के देर होने के रद्द कारण बन सकती है। पिछले 2-3 दिन से संकट और गहरा हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को तिहाड़ जेल भेजा गया। उन्हें तिहाड़ जेल नंबर 2 के वार्ड में रखा गया है और जेल अधिकारी ने बताया है कि जेल में पहली रात के दौरान अरविंद केजरीवाल 14 फुट लंबी और 8 फुट चौड़ी कोठरी में टहलते दिखे। कुछ ही देर दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े संशोधन मामले में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के बाद उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं जेल अधिकारियों के मुताबिक सीएम केजरीवाल को सोमवार 4 बजे तिहाड़ जेल लाया गया और पहले उनकी मेडिकल जांच करी गई। इसके बाद उन्हें बैरक में भेज दिया गया जहां वो अकेले रह रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उस समय उनके ब्लड में शुगर लेवल 50 मिलीग्राम से कम था और डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें दवाएं दी गईं। अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले भारत के पहले पदासीन मुख्यमंत्री हैं और उन्हें एशिया की सबसे बड़े कारागार की जेल संख्या 2 में रखा गया है। एक अधिकारी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल से उनकी पत्नी, बेटी, बेटा, आपके राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और उनके सचिव विभव कुमार को मिलने की इजाजत है। एक सूत्र ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री को दोपहर में चाय दी गई और रात को घर का बना खाना परोसा गया था। उन्हें बताया कि केजरीवाल को एक गद्दा, कंबल और 2 तकिए दिए गए हैं। सूत्र ने बताया कि वो सीमेंट के प्लेटफॉर्म पर कुछ देर के लिए सोए और देर रात में अपनी कोठरी में टहलते दिखे। इसके अधिकारियों ने बताया कि सुबह भी अरविंद केजरीवाल के रक्त में शुगर का लेवल कम था और वो तिहाड़ जेल के डॉक्टरों की निगरानी में हैं। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि जब तक उनके ब्लड का शुगर लेवल सामान्य नहीं हो जाता तब तक उन्हें दोपहर और रात में घर का बना खाना खाने की अनुमति दी गई है। सूत्रों ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने सुबह अपनी कोठरी में ध्यान किया, जिसके बाद उन्हें चाय और 2 बिस्कुट दिए गए। तिहाड़ जेल की सुरक्षा 2 कर्मियों और एक जेल वार्डर को उनकी कोठरी के बाहर तैनात किया गया। अधिकारियों ने बताया कि जेल अधिकारी सीसीटीवी कैमरे के जरिए उन पर निगाह रख रहे हैं।
जबकि उनकी कोठरी के पास त्वरित प्रक्रिया दल को तैनात किया गया है। जिन किताबों की मुख्यमंत्री ने मांग की थी वो उन्हें दे दी गई हैं। रामायण, महाभारत और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड का आग्रह किया गया था। केजरीवाल धार्मिक लॉकेट पहने हुए थे और इसे पहनने की उन्हें इजाजत दी गई है। नियमों के मुताबिक केजरीवाल ने 6 लोगों की सूची दी है जिनसे वो मिलना चाहते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की इस दलील को ध्यान में रखते हुए सोमवार को केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उनकी रिहाई से दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले की जांच में बाधा आ सकती है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की जेल हो गई। उन्हें सोमवार को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जेल जाने के बाद उनके इस्तीफे को लेकर तमाम सवाल खड़े होने लगे। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका तक दे डाली है, मगर केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। इस बात की जानकारी दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने दी है। आतिशी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। इस दौरान उन्होंने संविधान से लेकर राजनीति तक की सारी बातें समझा दी। आतिशी ने कहा कि जनप्रतिनिधि कानून कहता है कि जब तक सजा ना हो इस्तीफा नहीं देना होगा। केजरीवाल के पास पूरा बहुमत है। उन्होंने कहा कि इनसे जुड़े 2 लीगली और असंवैधानिक प्रावधान हैं। उन्होंने सबसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ये कहता है कि अगर आपकी 2 साल से ज़्यादा कन्विक्शन हो तो फिर आप एक जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते, आप विधायक हो या फिर सांसद हो। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ अभी तक चार्जशीट भी पेश नहीं हुई है। आतिशी ने कहा कि दूसरी बात यह है कि इस देश का संवैधानिक प्रावधान ये कहता है कि जिस मुख्यमंत्री के पास पूर्ण बहुमत नहीं हो वही सीएम पद से इस्तीफा दे सकता है। केजरीवाल के पास पूर्ण बहुमत है। दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसलिए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे देने की कोई भी कारण नहीं है। बता दें कि आतिशी ने आज कई खुलासे और किए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि पहले हमारे बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया, अब इनका प्लान है कि आने वाले 2 महीने में आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार कर ले। मेरे करीबी के माध्यम से मुझे बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया। मुझे बताया गया कि अगर 1 महीने में बीजेपी ज्वाइन नहीं की तो ईडी गिरफ्तार कर लेगी। आतिशी ने कहा कि हम किसी की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। 4 बड़े नेताओं के जेल में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी एकजुट है। इस देश के संविधान को बचाने के लिए हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली 2 ही हमारे देश में संवैधानिक और कानूनी प्रावधान हैं इस बात से जुड़े हुए। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि अगर आपकी 2 साल से ज्यादा कन्विक्शन हो तो फिर आप एक जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते हैं, चाहे आप विधायक हो चाहे आप सांसद। अरविंद केजरीवाल का कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। कन्विक्शन छोड़िए, आज तक अरविंद केजरीवाल चार्जशीट भी नहीं हुए, नंबर 1। दूसरी बात, इस देश का संवैधानिक प्रावधान ये कहता है कि कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता, उसे चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना होगा अगर वो अपने हाउस की मेजॉरिटी नहीं एंजॉय करता। अरविंद केजरीवाल enjoys the overwhelming majority of the Delhi Assembly. तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का कोई भी कारण नहीं है। अगर आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत सीधी और सरल एक एसओपी तैयार कर देती है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर देता है। जिस तरह उन्होंने पिछले 8-9 साल में ऑपरेशन लोटस को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लिया है, ये तो उससे भी आसान है। ईडी के माध्यम से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हर विपक्ष के मुख्यमंत्री के ऊपर केस कर दो, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर दो और फिर कहो कि संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, इस्तीफा दो वरना हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। इससे आसान तरीका भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्ष की सरकारें गिराने का क्या है। दिल्ली में भी
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का यही असली कारण है। कल अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा ईडी ने। उन्होंने कहा हमें जुडिशियल। बांदा जिले के कमासिन थाना क्षेत्र के बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बीरा गांव के नलकूप नहर पटरी पर बाइक सवार बिजली के तार के चपेट में आने से झुलस गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। साथ ही लोगों का कहना है कि राहगीरों को भी आए दिन जान का खतरा बना रहता है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मेरा नाम रामकरण है। कहाँ पे ये घटना हुई है, कैसे हुई घटना है? बीघा पश्चिम महा 34 नंबर राज की बेल 34 नंबर। हाँ, कैसे हुई घटना? अभी जो है तार मतलब एकदम नीचे आ गई है वो 11,000 की, और जो है बिल्कुल जमीन में छुई तो आया है क्रॉस किया, बस उससे खत्म हो गई, उससे तार पूरी बॉडी में टची। अच्छा अच्छा, कहाँ का लड़का कौन है? सराय का लड़का है। तो लाइट से खत्म हो गया? हाँ, लाइट से बिजली से। ये कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये तो नहीं, शायद मुंशियों के पुरों से जो है होकर के जो है आ रहा था, या चरका जा रहा था, या खेरा हो रहा था, कहीं जाता रहा, हो गया बीघा। तो यार जो लाइट की तारें बहुत नजदीक है क्या? बिल्कुल नजदीक की जमीन छू रही है। यहाँ जानवर मरे पड़े, इसमें कई बार जानवर मरे हैं। विभाग की शिकायत लाइन में भी भी की कहा गई गया, है। लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। कई जानवर मरे पड़े। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को कर्नाटक दौरे पर हैं। ऐसे में वो कर्नाटक बीजेपी के 6 लोकसभा क्षेत्रों के असंतुष्ट नेताओं से बातचीत करेंगे। इस दौरान पार्टी के बागी नेताओं और अंदरूनी कलह को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अमित शाह को कर्नाटक बीजेपी के चुनाव प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल इस संतुष्ट नेताओं की रिपोर्ट मिली है। इस तरीके के पहले चरण के इस 6 लोकसभा क्षेत्रों के असंतुष्ट नेताओं के शाह मुलाकात करेंगे और एक तरीके से हाई वोल्टेज मीटिंग भी होगी। चिकबुल्लापुरा और तमकुरू में नेताओं के साथ बैठक होगी। वहीं बीजेपी के इन बगावती नेताओं में एक प्राइवेट होटल में आज दोपहर 3 बजे मीटिंग होगी। अमित शाह मंगलवार को दोपहर 3 बजे उम्मीदवारों के सामने जिला कोर समिति के बागी नेताओं से बात करेंगे। कहा जा रहा है कि इस दौरान शाह इन नेताओं को सख्त हिदायत देंगे कि वो नाराजगी छोड़कर पार्टी उम्मीदवारों का पूरा सपोर्ट करें। कर्नाटक की चिकबुल्लापुर सीट से बीजेपी ने सुधारक को टिकट दिया था और इसके बाद यहंका से बीजेपी ने विधायक SR विश्वनाथ को बागी बताया था। ऐसे में अमित शाह उनसे मिलकर उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करेंगे और कर्नाटक बीजेपी के कद्दावर नेता मधुस्वामी से भी बातचीत करेंगे। उन्हें इस बार कर्नाटक की तमकुरू सीट से टिकट नहीं मिला है। इसके बाद से वो पार्टी हाईकमान से नाराज बताए जा रहे हैं। चित्रदुर्गा सीट से गोविंद कजरोल और पार्टी ने टिकट दिया है, जिससे चंद्रप्पा नाराज हैं। कर्नाटक की देवगानी सीट से गायत्री सिद्धेश्वर को टिकट मिलने के बाद से यहां से सांसद रेणुकाचार्य और करुणाकर रेड्डी नाराज हैं। इनमें से शैलेंद्र बेलडौल और शुरूनु सालगर को प्रभु चव्हाण से अमित शाह मुलाकात करेंगे। वहीं स्थानीय नेताओं की बेलगावी से शेट्टार को टिकट दिए जाने का विरोध किया था। ऐसे में शेट्टार को टिकट दिए जाने से नाराज नेताओं से भी शाह मुलाकात करने जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।